अच्छा जी, मैं स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दूं कि आई एम अरूज और मैंने पंजाबी में अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 82 मार्क्स स्कोर किए थे। और मैं पंजाबी को सीएसएस और पीएमएस और अभी जो सीएसएस स्पेशल एग्जाम होने हैं, इन तीनों के लिए पंजाबी पढ़ाती हूँ ऑनलाइन सर उस्मान की सुपरविजन में। हमारा ये पंजाबी का बैच 3 है। तो थर्सडे से लेके सैटरडे तक क्लासेस होती हैं। और टाइम यही होगा 7:15 से ऑनवर्ड जो है ना वो टाइम होता है। 7 के बाद जो है ना वो टाइम होता है, क्योंकि 7 PM पे आपको पता है कि मगरिब का भी टाइम होता है। तो इसलिए जो है ना वो 7:15 से हमारा इन जुमेरात से हफ्ते तक जो है ना ये सेशन स्टार्ट हुआ करेगा, क्लासेस हुआ करेंगी। अच्छा जी, मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा पंजाबी में 82 स्कोर मैंने किए थे, और सर उस्मान की सुपरविजन में मैं पंजाबी पढ़ाती हूँ उनके ग्रुप में। तो पंजाबी को आपका मैं बता दूं कि पंजाबी को सबसे पहले तो ऑप्ट करना क्यों ज़रूरी होता है। पंजाबी जो होती है वो दूसरे जितने भी आपके ऑप्शनल्स है, चाहे वो सोशियोलॉजी हो जाए, साइकोलॉजी हो जाए। ये बातें वैसे मैंने पहले थोड़ी सी कल भी ओरिएंटेशन क्लास में भी रिपीट की थी, लेकिन आज काफ़ी सारे मैं देख रही हूँ कि न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं। तो इसलिए मैं ये दोबारा से बता रही हूँ कि पंजाबी को ऑप्ट करना इसलिए ज़रूरी है कि जो दूसरे जितने भी ऑप्शनल्स होते हैं वो आपको इतने अच्छे मार्क्स नहीं देते हैं। तो लेकिन अगर आप पंजाबी को सही से अटेम्प्ट करते हैं, इसकी जितनी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स हैं उनको सही से सीख लेते हैं, तो इससे आप तकरीबन 80+ मार्क्स जो हैं वो आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप पास कर जाते हैं, सारे सब्जेक्ट्स अपने पास कर जाते हैं इधर इन सीएसएस या पीएमएस या फिर सीएसएस स्पेशल के जो भी एस्पायरेंट्स होते हैं, अगर आप सारे सब्जेक्ट्स पास कर जाते हैं और आपने साथ में पंजाबी को ऑप्ट किया हुआ था, तो पंजाबी जो है वो आपकी एलोकेशन में आपको हेल्प आउट करेगी। क्योंकि नॉर्मली ये देखा गया है कि सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी, यूएस हिस्ट्री, जितने भी ये इस तरह के सारे सब्जेक्ट्स हैं जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ले रहे होते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा 60-65 इतने स्कोर जो है ना वो आते हैं, इतने मार्क्स आते हैं। लेकिन पंजाबी वो वाहिद सब्जेक्ट है जो कि आपको 80+ मार्क्स देता है। एक तो ये मेजर वजह हो गई आपकी पंजाबी ऑप्ट करने की। दूसरे नंबर पे पंजाबी जो है वो एक सेफ सब्जेक्ट है। जितने भी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि इस साल देखा गया कि यूएस हिस्ट्री को टारगेट किया गया है, उससे लास्ट ईयर पाकिस्तान अफेयर को टारगेट किया गया था। इसी तरह हर साल में कोई ना कोई जो सब्जेक्ट होता है वो जरूर टारगेट होता है। हो सकता है इस साल जेंडर स्टडीज की बारी हो, या फिर क्रिमिनोलॉजी की बारी हो, या फिर सोशियोलॉजी की बारी बारी हो। मतलब नो वन कैन प्रिडिक्ट। तो कोई भी जो है वो ऑप्शनल जो है वो किसी भी टाइम हो सकता है, किसी भी टाइम जो है वो टारगेट हो सकता है। तो इसलिए पंजाबी जो है वो एक सेफ सब्जेक्ट है। पंजाबी कभी भी जो है ना वो उसको क्या कहते हैं, टारगेट नहीं होता। ये बात होगी। तीसरे नंबर पे पंजाबी को ऑप्ट करने की एक बड़ी वजह मतलब एक कह लें कि एक वजह ये भी है कि स्टूडेंट्स, जैसे अभी जो है ना वो ऐड को जब दिया गया था, तो स्टूडेंट्स का मेरे पास कुछ का मैसेज आया था कि मैडम हमने कभी पंजाबी लिखी नहीं है, कभी पढ़ी नहीं है। तो हम में से तकरीबन जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने कभी भी पंजाबी नहीं लिखी होती। मैंने भी कभी नहीं थी इससे पहले लिखी। लेकिन जब पंजाबी को ऑप्ट कर लेते हैं और अगर आप मेरा ये सेशन ज्वाइन करेंगे, तो इससे जो है ना मैं आपको पंजाबी की इमला जो है वो भी सिखा दूंगी। हम डेली बेसिस पे पंजाबी इमला की प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी वजह है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि पोइट्री मुश्किल लगती है। तो पोइट्री भी याद करना इतना कोई वो मुश्किल काम नहीं होता, अगर आप किसी टीचर को, मेंटोर को ज्वाइन कर लेते हैं जो आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी बातें जो है ना जी समिया, चार्जेस जो है, फीस 4,000 है, 4K है, और ड्यूरेशन जो है वो 15 लेक्चर है इन टोटल। कल वाली जो ओरिएंटेशन क्लास थी सर उस्मान उसका शेयर लिंक कर देंगे, लिंक शेयर कर देंगे ग्रुप में होपफुली जल्दी। तो उसमें मैंने जो है ना बता दिया है कि 15 लेक्चर्स में हम किस तरह से पूरा जो एफपीएससी की आउटलाइन है उसके मुताबिक किस तरह से अपना पूरा सीएसएस का जो सिलेबस है कवर करेंगे। ये वाला सेशन क्योंकि सीएसएस 2024 और साथ में सीएसएस स्पेशल के लिए है, तो इसलिए जो है इस सेशन में जस्ट सीएसएस का और सीएसएस स्पेशल का कोर्स कवर किया जाएगा, पीएमएस का कोर्स नहीं कवर किया जाएगा। इससे प्रीवियस बैचेस में मैं साथ में पीएमएस का कोर्स भी करवाती थी, तो वो तकरीबन 2 in 1 हो जाता था।
CSS के लिए भी था और PMS के लिए भी। तो ये सारी इस कोर्स के बारे में डिटेल्स थी। अगर और कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, फिर हम आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। डिस्टर्बेंस हो रही है, डिस्ट्रैक्शन हो रही है। हाँ जी, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, फिर हम नेक्स्ट जो है वो प्रोसीड करते हैं। तो अब मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि पंजाबी को ऑप्ट करने से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। और मज़ीद सेशन के बारे में अगर कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन होता है आप वो भी पूछ सकते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो पंजाबी है उसकी अटेम्प्टिंग टेक्निक्स जो होती है ना, वो दूसरे पेपर से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि दूसरे जितने भी पेपर्स हैं CSS के, उस उनमें आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, लेकिन जो पंजाबी है इसमें आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और हर क्वेश्चन जो होता है उसके 16 मार्क्स होते हैं। तो इस लिहाज से भी पंजाबी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो उसमें फिर जो है ना वो टाइम मैनेजमेंट का आपको ख्याल रखना होता है। तकरीबन 30 मिनट्स जो होते हैं ना वो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन को दे सकते हैं। जब आप 30 मिनट्स देंगे तो फिर आपको उसी लिहाज से जो लेंथ होगी उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। नॉर्मली जो दूसरे जितने भी पेपर्स हैं उनमें लेंथ जो है ना वो एक क्वेश्चन की तकरीबन 7 to 8 साइड्स होती है, लेकिन जो पंजाबी है उसमें आप 5 से 5.5 तकरीबन 5.5 सफ़े लिखेंगे या 5.5 साइड्स जिनको आप कहते हैं पेपर की, वो लिखेंगे तो आपका जो पंजाबी का आंसर की लेंथ होगी ना वो इनफ होगी। और साथ में एक बात मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि पंजाबी इमला के लिए जो है ना वो पंजाबी का आपको पता है कि डिफरेंट लहजे होते हैं। तो उसके लिए आपने ख्याल रखना होता है कि आप पेपर में कोई एक ही लहजा यूज कर रहे हो। जैसे कि पंजाबी में जो कहना वर्ड है पंजाबी में उसको आखदे भी कहते हैं और कहंदे भी कहते हैं। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप पूरे पेपर में कहीं पे कहंदे ने लिख रहे हैं और कहीं पे आखदे ने लिखते हैं। तो ये नहीं करना काम, आपने कोई एक ही डायलेक्ट जिसको कहते हैं, लहजा जिसको कहते हैं, वो एक ही सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी। और वर्सेस के लिए भी मैं आपको बता दूं कि वर्सेस के लिए भी आपने जो पंजाबी की पोइट्री होती है, जो अशार होते हैं, क्योंकि मॉडर्न शायरी भी है और क्लासिकल शायरी भी है, तो उसके लिए आपने उनको दरमियान में लिखना होता है। इसके लिए कुछ टीचर्स जो होते हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आप मार्कर का यूज़ ना करें। जैसे कि मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने जिस पेपर बॉल पॉइंट के साथ दूसरा सारा पेपर लिख रही थी उसी बॉल पॉइंट के साथ मैंने दरमियान में पंजाबी के जो भी अशार थे, जो भी उस शायर से रिलेटेड अशार थे, मैंने भी वो उसी बॉल पॉइंट के साथ लिखे थे। तो अगर तो आपकी राइटिंग छोटी है तो आप बेशक मार्कर के साथ भी लिख ले, लेकिन दरमियान में ख्याल किस बात का रखना है कि आपने दोनों साइडों से दरमियान में रखना है। और अगर आपकी राइटिंग बड़ी है मेरी तरह तो फिर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जो है ना अम, अगर आपकी राइटिंग बड़ी है तो फिर आपने मार्कर की बजाय आप बॉल पॉइंट के साथ लिखेंगे तो वो दोनों साइडों से जो आपका शेर होगा वो दरमियान में ही पूरा आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो बाबा फरीद, जो क्लासिकल पोइट्री के पहले शायर हैं, उनको हमने आज पढ़ना है। लेट मी स्टार्ट स्क्रीन शेयर। तो हाँ जी, ये सबको क्लियर नजर आ रहा है? एनीवन प्लीज टेल मी कि आपको नजर आ रहा है ये? चलें, ठीक है। ठीक है। ठीक है जी।
अच्छा जी, हमारे यहाँ जो आज का टॉपिक है सबसे पहले वो है बाबा फरीद गंज शक्कर। तो बाबा फरीद गंज शक्कर जो है वो उनका मैं आपको पहले थोड़ा सा जो है ना वो इंट्रोडक्शन बता दूं। बाबा फरीद गंज शक्कर जो है वो पंजाबी क्लासिकल पोइट्री जो है उसके पहले शायर हैं। और इनको कहा जाता है कि इनका असल नाम भी जो था वो फरीद था, लेकिन गंज शक्कर जो है ना वो ये अपने उसको क्या कहते हैं, तहल्लुस जिस तरह से शायर यूज करते हैं ना, उसके लिहाज से यूज करते थे। बाबा फरीद को पढ़ते हुए आपने एक बात का खास याद रखना है कि जो सीएसएस का कोर्स है ना उसमें जस्ट बाबा फरीद गंज शक्कर शामिल है, लेकिन जो पीएमएस का कोर्स है उसमें हाजा फरीद शामिल है। तो यूट्यूब पे अक्सर क्योंकि स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे होते हैं वो जैसे कि आपने कई वीडियोस में भी सुना होगा कि कहा जाता है कि आप यूट्यूब से जो फोक म्यूजिक पढ़ा हुआ है और जो सूफी शायरी पढ़ी हुई है डिफरेंट शायर हजरात की, आप उनको देख के भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन एक ये एक रॉन्ग अप्रोच होती है, क्योंकि यूट्यूब पे अक्सर जो चीज़ें होती हैं वो सिलेबस से रिलेटेड नहीं होती। नंबर एक बात तो ये है। दूसरे नंबर पे ये बात भी है कि ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब पे उसने जिस शायर का नाम लेके शायरी या पोइट्री शेयर की हुई है वो उसी ही शायर की शायरी हो, क्योंकि हमें एज अ स्टूडेंट तो पता नहीं होता कि हमने कभी भी जो है ना वो पढ़े तो होते नहीं है ये पंजाबी शायर, तो हमें कभी वो उनका पता तो होता नहीं है कि ये किसका शेर है किसका नहीं है। तो इसलिए जो है ना वो आपने इस बात का खास तौर पे ख्याल रखना है कि आपने जो है ना वो इस बात का ख्याल रखना है कि आप जिस शेर को कोट कर रहे हैं वो उसी शायर का हो। तो अब क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था क्योंकि मैंने सीएसएस पीएमएस दोनों स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है, तो ये जो मेरे नोट्स हैं ये बेसिकली हाजा फरीद और बाबा फरीद, इन दोनों में डिफरेंस मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर होगा। बाबा फरीद जो है वो सीएसएस के सिलेबस में शामिल है और हाजा फरीद जो है वो सिर्फ पीएमएस में शामिल है। हाजा फरीद के साथ देखिए मैंने आगे मेंशन भी किया हुआ है ओनली पीएमएस। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, आपने इन दोनों की शायरी को जो है ना वो मिक्स नहीं कर देना। अच्छा, जो बाबा फरीद थे उनका जो है ना वो मैं आपको बता दूं कि ये पंजाबी क्लासिकल पोइट्री के पहले शायर थे। ठीक है जी। और ये शायरी करते थे उस टाइम। अब मैं यहाँ से थोड़ी सी पंजाबी को भी साथ में मिक्स करूंगी ताकि आप लोगों को पता लगे कि पंजाबी का सेशन हो रहा है। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜਾ ਫਰੀਦ ਸਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ कि उस टाइम ਦੇ ਜਿਹੜੇ लोग सन वो क्योंकि ज्यादातर अनपढ़ सन, तो वो कोशिश करते थे कि ज्यादातर जो उस टाइम के लोगों की मेंटेलिटी है उसके मुताबिक जो है ना वो अपनी शायरी करते थे। ठीक है। उन्होंने जो शायरी की थी वो फिर आगे जो है ना सिखों के जो गुरु ग्रंथ थे ना, सिखा ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਹਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ शायरी ਸੀ ਉਹ हमारे तक पहुंची है। ये आपने को लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि गुरु ग्रंथ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ तिकर अपड़े ने, मतलब कि गुरु ग्रंथ के जरिए उनकी जो शायरी है बाबा फरीद की वो हमारे तक पहुंची है। अब जी बाबा फरीद के साथ शायरी के जो है ना वो मौजुआत हम देख लेते हैं कि शायरी के क्या मौजुआत थे। तो बाबा फरीद के ਜਿਹੜੇ शायरी ਦੇ ਮੌਜੂਆਤ ਸਨ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੋ ਹੀ ਮੌਜੂਆਤ ਦੇ ਗਿੱਤ। ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਖਲਾਕਿयात यानी कि एथिक्स। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੀਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਅਮਲੀ ਸੂਰਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਖਲਾਕਿयात ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਦੇ ਕੀ ਅਸੂਲ ਬਤਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ एग्जामिनर होगा वो क्वेश्चन करेगा कि बाबा फरीद की शायरी में क्या अहम मौजूआत हैं, या फिर बाबा फरीद ने किस तरह अपनी शायरी के जरिए अखलाकियात का दर्स दिया है। इस तरह के मतलब डिफरेंट क्वेश्चन पास्ट पेपर्स में देखे गए हैं कि उसने बाबा फरीद का शक्र के हवाले से दिए हैं। तो हम उनकी शायरी के मौजूआत देख लेते हैं कि किस किस तरह से उन्होंने शायरी के जो है ना वो मौजूआत को डिवाइड किया है। सबसे पहले तसव्वुफ आ जाना है। तसव्वुफ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਸव्वुफ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤਸव्वुफ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੇ। ਤਸव्वुफ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੀਨ ਦੀ ਅਮਲੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
मतलब कि जब दीन को, रिलीजन को कोई शख्स प्रैक्टिकली करके दिखाता है तो कहा जाता है कि वो तसव्वुफ के आलम में है। अब तो समझा जाता है ना कि मतलब कोई भी पीर फकीर जिसने गले में वो पहने हुए हैं मुख्तलिफ तस्बीहां वगैरह, और ग्रीन चोला किसी ने पहन लिया है, तो वो जी सूफी हो गया है, या फिर वो जी फकीर हो गया है, दरवेश हो गया है। लेकिन असल में ये बात नहीं होती। तसव्वुफ तब होता है जब एक बंदा दीन को प्रैक्टिकली करके दिखाता है, जिस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को अमली नमूने के तौर पे दिखाया था। बिल्कुल इसी तरह ये ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ सूफी शायर सन ਇਹਨਾਂ ਵੀ आम ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ दीन ਨੂੰ अमली तौर ਤੇ करके दिखाया ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਥੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਗੀ। ਤਸਵੁਫ ਉਹ ਇਲਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫਸ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ, ਨਫਸਾਨੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤੇ ਦਿਲ ਗੈਰ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤਸਵੁਫ ਉਹ ਇਲਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਤਰਫ ਮਾਇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਖਲਾਕ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇवियर ਹੁੰਦਾ है, लोगों के साथ जो उसका रवैया होता है वो भी चेंज होता जाता है। और नफसानी ख्वाहिशात, मतलब नफसानी ख्वाहिशात में दुनिया का लालच है, ज्यादा से ज्यादा रिस्क या पैसा कमाने की जो हवस है वो शामिल है। या फिर कोई चाहता है कि मैं कामयाब ज्यादा हो जाऊं, कोई चाहता है कि मैं ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन हो जाऊं। तो ये जो डिफरेंट नफसानी ख्वाहिशात हैं इनको खत्म करके, गैर अल्लाह से दिल को पाक करके, दिल ਨੂੰ अल्लाह ਨਾਲ ਲਾ के ਜਿਹੜਾ काम किया जाता है उन तसव्वुफ कहते हैं। अब जी आप जब तसव्वुफ लिख लेंगे पेपर में, आपने उसको बता दिया कि तसव्वुफ क्या क्या है, और देखें बुक में आपको ये चीजें ज्यादा बड़ी बड़ी मिलेंगी। हो सकता है उसने तसव्वुफ के हेडिंग के नीचे जो है ना वो 6-7 लाइंस लिखी हों। लेकिन इस तरह मैंने ये नोट्स जो है ना वो स्टार्ट में बनाए थे, आल दो उस टाइम मेरी पंजाबी लिखने की इतनी वो प्रैक्टिस नहीं थी, इसलिए आपको नजर भी आ रहा है कि नोट्स जो है वो इसमें इतनी वो प्यारी राइटिंग भी नहीं है। लेकिन फिर मैंने जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट की थी और इवेलुएशंस करवाई थी तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो गई थी। तो लेकिन नोट्स जो मैंने पहले ही बनाए थे ना, मुझे पहले दिन ही पता था कि मैंने अपने नोट्स जो हैं वो शॉर्ट बनाने हैं और टू द पॉइंट बनाने हैं। तो इसलिए जो है मैंने ये नोट्स जो है ना वो इस तरह से बनाए हुए हैं। अच्छा जी, अब इसके लिए देख लेते हैं कि हमारे पास ये जी तसव्वुफ के ऊपर हमने सारा उसको एक्सप्लेन कर दिया कि तसव्वुफ की ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਹਲਾਕਿਆਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਨਫਸਾਨੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ अगर ਤੁਹਾਨੂੰ मेन जिस टाइम हेडिंग पता लग जाती है ना तो ਉਹਦੀ बेसिक डेफिनेशन पता लग जाती है, तो फिर आगे चीज़ों को आप इस तरह से खुद से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। 5-6 लाइंस आप लिखेंगे, उसके बाद आपने 5-6 लाइंस लिखने के बाद एक हेडिंग के नीचे आपने उस से रिलेटेड जो है ना वो शेर लिखना है। जो मार्कर से लिखा हुआ है ये हाजा फरीद का है, इसको आप इग्नोर कर दें। जो ब्लैक पॉइंटर से लिखा हुआ है ये बेसिकली बाबा फरीद गंज शक्कर का शेर है, और ये सीएसएस के सिलेबस में शामिल है। प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें। अच्छा जी, क्या है जी शेर? अव्वल शेख फरीद शकरगंज, आरिफ अहल वलायत, हिक हिक सुहन जबान ओदीदा, रहबर राह हदायत। तो यहाँ पे बेसिकली जो है ना हमने स्टार्ट किया कि शेख फरीद जो शकरगंज है, पहले भी मैंने बताया कि क्लासिकल पोइट्री के पहले जो नाउन शायर है ना वो बाबा फरीद गंज शक्कर है पंजाबी के। तो इसलिए जो है ना वो आरिफ अहल वलायत का मतलब होता है जो अहले वलायत का जो आरफ है, मतलब जिसने बुनियाद डाली है वो बाबा फरीद शकरगंज है। और हिक हिक, हिक हिक मतलब है एक एक। सुहन जबान ओदीदा मतलब सुहन जो उसके मुंह से लफ्ज निकल रहा है। राहबर राह हदायत, वो राहबर है, राह हदायत है आम लोगों के लिए, अनपढ़ लोगों के लिए जो कि दीन को इतना नहीं जानते, जो कि अखलाक के बारे में इतना नहीं जानते। ठीक है जी, जहां से समझ ना आ रही हो वहां से आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, हम नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, यहाँ तक सबको समझ आ रही है?
हाँ जी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद जी दूसरी हेडिंग आ जाती है वहदतुल वजूद। वहदतुल वजूद कहते हैं बेसिकली, वहदतुल वजूद का मतलब होता है, वहदत निकला है एक से, मतलब के एक होना, और वजूद के मतलब हर, इस दुनिया की जो हर चीज है वो एक जात से, एक वजूद से उसने जन्म लिया है। तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने अल्लाह की तरफ इशारा किया है कि वहदतुल वजूद है, अल्लाह ताला इस दुनिया के हालक मालक और बानी है। और इस दुनिया की जितनी भी चीजों ने जन्म लिया है, जितनी भी चीजें तहलीक हुई हैं, वो सब के सब जो है वो एक मिनट मुझे देखने दे किस पार्टिसिपेंट का माइक ओपन है। अच्छा जी। तो वहदतुल वजूद का मतलब होता है कि जितनी भी इस दुनिया की चीजें हैं वो उन सब ने का हालिक जो है वो अल्लाह ताला की जात है। ते जिन्नियां भी चीज़ां पैदा की ने हर चीज का हालिक भी हो, ये मालिक भी हो, ये तहलीककार भी वो ही है। अच्छा जी। इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं, एक बात और भी मैं आपको मेंशन कर दूं कि जेड़े शायर के बारे में तुसी सवाल अटेम्प्ट कर रहे हो ओदे तुसा शेर ते लिखने ही लिखने ने, लेकिन उसके साथ साथ आप डिफरेंट आयात और हदीस जो होती हैं उनका भी हवाला दे सकते हैं। लेकिन वो उससे रिलेटेड होनी चाहिए, ये नहीं कि आप कोई भी आयत या हदीस जो आपने इस्लामियात में याद कर रखी है आप उनको जो है ना वो पंजाबी में लिखना शुरू कर दें। तो ये नहीं करना। अच्छा, वहदतुल वजूद के बारे में जो है ना पहले मैं आपको बता दूं कि इसको मुतारफ जो है ना वो हजरत मोहियुद्दीन जो थे उन्होंने पंजाबी में मुतारफ करवाया था। और उनके मुताबिक के मतलब दुनिया की हर शय जाते वाहिद अल्लाह तू पैदा हुई है। अब यहाँ पे जब ये हम बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि इसके बारे में तौहीद, ये बेसिकली तौहीद की बात की गई है, क्योंकि हम तुम्हारा तौहीद में भी यही बात होती है कि अल्लाह एक है। तो वहदतुल वजूद के जरिए हम जो है ना वो इसके लिए हमें बहुत सारी आयात आती होती हैं। यहाँ पे मैंने जो है ना वो लिखा ही हुआ है, मनाहनु अकरब इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम इंसान की शह रग से भी ज्यादा करीब हैं। आपको कोई और आती है तो आप उसी वो भी लिख सकते हैं। जैसे कि कुल हु अल्लाहु अहद का भी मतलब होता है कि कह दो अल्लाह एक है। तो ये भी अल्लाह ताला की वहदत को जाहिर कर रही होती है। तो रेफरेंस को जो है ना वो रिलेटेड होना चाहिए, उसको जो है ना वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जो है ना डिफरेंट आयात और अहदीस भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं बताऊंगी कि शायरी को लिखने का क्या तरीका है, फिर आयात को लिखने का क्या तरीका है। ये वाले नोट्स हैं, आपने इस पैटर्न पे जो है ना वो लिखना, पेपर पे नहीं स्टार्ट कर देना। ये नोट्स हैं। उसके बाद जी सेकंड हेडिंग के लिए हमारा जो बाबा फरीद का दूसरा शेर है वो इस बारे में क्या कहते हैं जी। फरीदा रोटी मेरी काठ दी, लावण मेरी भूख। काठ को कहते हैं बेसिकली जो, आपको पता है ना आटे में से जो अगर उसको छाना जाए तो वो जो एक्स्ट्रा निकलता है उसको काठ कहते हैं। लावण मेरी भूख, भूख जो है वो हंगर को कहा गया है। जिन्ना खादी चोपड़ी गने सहन गए दुख। और वो साथ में कह रहे हैं कि क्योंकि मैं सादगी में जिंदगी गुजार रहा हूँ और मैं सादा रोटी खाता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ चोपड़ी जो है ना वो बेसिकली आपको पता होगा शायद, जिस तरह से पंजाब में आपको पता है कि ज्यादातर मोस्टली सुबह ब्रेकफास्ट में पराठे बनाए जाते हैं, तो ऊपर वो जो मक्खन लगाया जाता है या बटर लगाया जाता है उसको बेसिकली पंजाबी में कहते हैं चोपड़ना। तो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने वो जो लोग जो कि चोपड़ी रोटी खाते हैं, चोपड़ी रोटी खाने से यहाँ पे मुराद है कि जो लग्जूरियस लाइफ गुजारते हैं। यहाँ पे ये नहीं मतलब कि मतलब जो लोग सुबह पराठे खा रहे हैं उन सारे दुख ही दुख सहने हैं, ये नहीं समझना। शायरी का बेसिकली जो है ना वो शायर सिंबॉलिक वर्ड्स यूज करते हुए अक्सर शेर लिखते हैं, लेकिन उसका एक डीप मतलब होता है, वो जाकर समझना पड़ता है। तो वो कह रहे हैं कि मैं सादगी में जिंदगी गुजार रहा हूँ इसलिए मेरी जिंदगी आसान है, मेरे उसी के साथ मुतमईन हूँ, खुश हूँ। लेकिन उसके बरक्स वो लोग जो कि सहूलियात की तरफ या फिर आसाइशों की तरफ, बेसिकली आसाइशें आसाइशें जो होती हैं ना वो इंसान को थकाती हैं। तो ਜਿਹੜੇ आसाइशा की तरफ भागण दे नसन दे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फिर जड़े ना वो कहते हैं कि उनको जो है ना वो डेफिनेटली जिंदगी में मुश्किल होगी। अच्छा जी। टाइम जो है वो थोड़ा इस वाली जो रिकॉर्डिंग है इसका खत्म होने वाला है। तो जैसे ये एंड होगी, जब तक एंड नहीं होती हम लोग करते हैं, जैसे ही एंड होगी आपने इसी सेम लिंक के साथ दोबारा ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद जी तीसरी हेडिंग आ जाती है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ।
मुर्शद दा जिक्र। ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਪੋਇਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਪੋਇਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਖਾਨ ਸ਼ੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ है। अब ये जो मार्कर वाला है ये शेख फरीद हाजा फरीद का है, इसकी तरफ नहीं आपने जाना। जो ब्लैक पॉइंटर में है वो बाबा फरीद का है बेसिकली, बाबा फरीद खान शक्कर, जो कि हमारे आज के ये टॉपिक में शामिल है। यहाँ पे फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाए जग। अच्छा जी, ये ऊपर जो है ना वो ये है, फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबा ए जग। सबा बेसिकली जो है ना वो कहा गया है सब को, कि वो कहते हैं कि मुझे लगता था कि सिर्फ दुख जो है वो मुझे है, लेकिन बेसिकली दुख में जो है ना वो सारी दुनिया है, सारी दुनिया को दुख का शिकार है, किसी ना किसी गम में है। उत्ते चढ़ के वेख्या ता घर घर एहा अग। उत्ते चढ़ के वेख्या मतलब बेसिकली वो जो है ना कहना चाह रहे हैं कि जब मैंने ऊपर चढ़ के देखा, उत्ते चढ़ने का मतलब होता है जैसे छत पे चढ़ना होता है, ऊपर चढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब मैंने अपने इर्द गिर्द नजर घुमा कर देखी है, दुनिया को देखा है, तो मुझे पता चला है कि तंग घर घर एहा अग, के मतलब घर घर जो है वो दुख का शिकार है, किसी हर घर में कोई ना कोई दुख जरूर है, कहीं पे कोई बीमारी है, कहीं पे गुर्बत का मसला है, तो कहीं पे जो है ना वो किसी के वालदैन जो है वो नहीं है, किसी के साथ औलाद का कोई मसला है, किसी के साथ सेहत का कोई मसला है, मतलब पूरा हर घर में कोई ना कोई मसला वो कह रहे हैं कि चल रहा होता है। तो इस तरह से वो बेसिकली अपनी जात की जो है ना वो नफी कर रहे हैं, खुद को खत्म कर रहे हैं कि वो जब एक सूफी इंसान जो होता है ना वो ही सिर्फ ये बात काम कर सकता है। जो हम जैसे आम इंसान है हम तो बस अपने ही दुखों का रोना रोते रहेंगे, लेकिन एक जो सूफी इंसान होगा वो इस बात को समझ सकता है और वो कहेगा कि नहीं, मेरे अलावा जो बाकी दुनिया है उसको भी जो है ना मुश्किलात जिंदगी में मौजूद है। ठीक ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी। उसके बाद ही इन्होंने ना नमाज की अहमियत पे भी ना वो काफी जोर दिया हुआ है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये जो है ना सूफी शायर होने के साथ साथ इनकी शायरी के दो मौजुआत थे। एक दीन के हवाले से ये ज्यादा बात करते थे, और दूसरा जो है ना अखलाकियात के हवाले से इन्होंने जो है ना वो ज्यादा बात की है। तो यहाँ पे आपको जो है ना वो नमाज दी अहमियत हेडिंग नजर आ रही होगी। तो इसी तरह से उस टाइम के जो लोग थे, एक वक्त था जब लोगों ने ना पूरी पूरी जिंदगी उनकी गुजर जाती थी, कुरान पाक भी नहीं था पढ़ा होता। अब वो वक्त नहीं रहा हुआ, लेकिन जो एक टाइम पे जब बाबा फरीद शायरी कर रहे थे, ये तकरीबन 80th सेंचुरी की बात है, 18वीं सदी की बात है। तो उस टाइम पे जो लोग थे उन्होंने कुरान भी नहीं था पढ़ा होता। तो बाबा फरीद जो थे उन्होंने अपनी शायरी के जरिए लोगों ਨੂੰ इस्लाम की तरफ बुलाया सी। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ शायर है जी, उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीत। मसीत मस्जिद को कहते हैं, खुद को कह रहे हैं कि उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीत, तू सुता रब जागदा तेरी डाडे नाल प्रीत। तो ये बेसिकली जो है ना वो नमाज की अहमियत की बात कर रहे हैं कि जब इंसान सुबह टाइम सो रहा होता है और फजर की नमाज का टाइम होता है, तो वो कह रहे हैं कि फरीदा जो है ना वो तुम उठ जाओ, नमाज का वक्त हो गया। झाड़ू दे मस्जिद का मतलब जिस तरह झाड़ू देने वाला मस्जिद का जो होता है ना ख्याल करने वाला, निगरानी करने वाला, जिस तरह वो सबसे पहले आता है ना मस्जिद में और आके मस्जिद की सफाई वगैरह करता है, सफे बिछाता है, बाकी लोग बाद में आते हैं, तो वो यही बात कर रहे हैं कि तुम भी उठो और जाके जो है झाड़ू दे मस्जिद, यानी कि नमाज अदा करो। उसके बाद ये आ जाती है आहरत दी फिक्र। आहरत की फिक्र जो है ना वो भी इन्होंने अपनी शायरी के जरिए बाबा फरीद ने आम लोगों को सिखाई थी। और इसके लिए उनका शेर है, जे जाना मर जाइए घूम ना आइए। मतलब कि उस टाइम के लोग जो है ना वो खास तौर पे जो काफिर लोग थे या जो मुनकिर लोग थे, वो समझते थे कि उन्होंने कभी भी, जैसे कि इस्लाम से पहले के भी लोगों का भी ये एक कंसेप्ट था कि उन्हें लगता था कि उन्होंने जो है ना मरना नहीं है। जिस तरह से कुरान में भी जिक्र है कि ये लोग कहते हैं कि जब हम मर जाएंगे तो कौन है जो हमारी हड्डियों को दोबारा जिंदा करेगा। तो यहाँ पे भी वो भी यही बात कर रहे हैं कि जे जाना मर जाइए, कि क्योंकि हमने मर जाना है, घूम ना आइए।
झूठी दुनिया लगना आप बन जाइए, कि मतलब वो कह रहे हैं कि ये झूठी दुनिया है, इसके साथ दिल लगाने का कोई फायदा नहीं है। बन जाइए का मतलब होता है खराब होना, खुद को खराब करना। तो बंजाना का मतलब होता है खराब होना। ये पंजाबी के जितने भी मुश्किल अंदर वर्ड्स होंगे, मैं इसी तरह हर अपने सेशन जो भी लेक्चर होगा उसी में इसी तरह सारे जो है ना वो एक्सप्लेन कर दिया करूंगी। तो वो कह रहे हैं कि झूठी दुनिया लग ना आ बन जाइए, मतलब झूठी दुनिया के साथ दिल लगा के खुद को खराब मत करो, बल्कि ये दुनिया जो है वो फानी है और इसने खत्म हो जाना है। उसके बाद ये आ जाते हैं गुरूर ते तकब्बुर दी नदिया। नंदिया बेसिकली कहते हैं, नंदना कहते हैं बुरा कहने को। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੰਦਣਾ, किसी ਨੂੰ नींदना, मतलब किसी ਨੂੰ बुरा भला कहना। तो इन्होंने गुरूर तकब्बर को बेसिकली बुरा भला कहा है कि उन्होंने उस टाइम के जड़े आम लोग सन उन्होंने सिखाया सी कि गुरूर करने का कोई फायदा नहीं। वैसे भी कहते हैं कि जो फल होता है वो हमेशा झुकी हुई टहनी को लगता है, जो अकड़ी हुई टहनी होती है वो कभी भी हरी भरी नहीं होती। तो इन्होंने भी अपनी शायरी में गुरूर ते तकब्बर नु बुरा भला आख्या है। और इसके लिए उन्होंने जो शेर लिखा है वो लिखते हैं, फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिख ना लेख। अच्छा, बाबा फरीद की शायरी में आपको हर जगह पे ना फरीदा का वर्ड जरूर नजर आएगा। तो ये इनकी शायरी की पहचान है। ठीक है, इन्होंने हर शेर के स्टार्ट में जो है ना वो अपना नाम जो था उसको यूज किया है। कहते हैं फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिख ना लेख। कहते हैं कि तुम्हें अगर लतीफ कहते हैं खुशनुमा को, इसका बेसिकली लफ्जी मीनिंग ये होता है, लेकिन यहाँ पे उनका मतलब है कि तुम्हें तुम्हारी अगर अकल अच्छी हो, मतलब कि तुम वाकई में समझदार हो, तो काले लिख ना लेख, यानी कि दूसरों के बारे में तुम कुछ बुरा भला ना लिखो। अपने ग्रीवा में सिर नीवा कर देख, बल्कि तुम अपने ग्रीबान में झांक के देखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि दूसरे लोगों की तरह तुम भी उतने ही गुनाहगार हो। उसके बाद ये आ जाता है कनात दा दरस। कनात बेसिकली कहते हैं थोड़ी में खुश रहना, जितनी चादर है उतने पाँव फैलाना, मतलब कि सादगी में जिंदगी गुजारना। तो इन्होंने जो है ना वो सादगी का भी दरस दिया है। तो देखेंगे आप, जो हमने शुरू में डिफाइन कर दिए थे ना कि इनकी शायरी के दो मौज़ूआत हैं, एक इस्लाम है और दूसरे अखलाकियात है। तो ये जितनी भी उनकी शायरी है वो सारी इस्लाम या तो रिलीजन के बारे में घूम रही है, वो मुर्शिद का जिक्र कर रहे हैं, नमाज का बता रहे हैं, आहरत का बता रहे हैं, या फिर वो अखलाकियात का बता रहे हैं, जिसमें वो दूसरों के दुखों का भी जिक्र कर रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं कि गुरूर और तकब्बुर बुरी बात है, और कनात का भी दरस दे रहे हैं। इसके लिए शेर है जी, रुखी सुखी खा के ठंडा पानी पी, रुखी सुखी खा के ठंडा पानी पी, फरीदा वेख पराई चोपड़ी ना तरसाई जी। तो कह रहे हैं कि तुम्हें दूसरों की पराई चोपड़ी, चोपड़ी का मैंने पहले भी मतलब बता दिया कि उसको तुम दूसरों की पराया बेसिकली कहते हैं दूसरों की जो चीज होती है, तुम वो देख के जो है ना वो अपने जी को तरसाना, मतलब लालच में मत पड़ना, बल्कि जो है ना सादगी की जिंदगी गुजारना। और फिर जी लास्ट में आ जाता है जात दी नफी। जात दी नफी होती है मतलब अपने मैं को खत्म करना, अपनी ईगो को खत्म करना। तो इसमें इन्होंने भी जो है ना वो इसी बात का जिक्र किया है और कह रहे हैं कि फरीदा काले मेंढे कपड़े काला मेंढा वेश। काले मेंढे कपड़े मतलब के मेंढे इधर मेरे को कह रहे हैं कि मेरे कपड़े भी काले हैं, मतलब कि मैं गुनाहगार हूँ। काला मेंढा वेश, कि मैं जो है ना वो मेरा जो भेस है, बेसिकली वेश भेस को कहा गया है कि मेरा भेस जो है वो भी काला है। गुनाह ही बरिया मैं फिरा लोग कहें दरवेश। और कहते हैं कि मैं गुनाहों का भरा हुआ फिरता हूँ, मतलब मैंने बहुत गुनाहगार हूँ, लेकिन लोग मुझे जो है ना वो दरवेश समझते हैं। तो इससे जो है ना पता चलता है कि अपनी जात की वो खुद ही नफी कर रहे हैं। और फिर जो है ना वो लास्ट में ये 8 नंबर पे हेडिंग है ये वाली, रब दी तलाश ते नमाज दी फिक्र। तो उन्होंने जो है ना वो रब की तलाश और नमाज दी फिक्र जो है ना उसका भी बताया है। और इसके लिए जो दोबारा से जो है ना वो आप यहाँ पे हेडिंग जो है ना वो डिफरेंट कर सकते हैं। वहां पे आप बेशक जो है ना वो नमाज दी फिक्र लिख लें, यहाँ पे रब दी तलाश लिख लें। तो इस तरह जो है ना ये वो शेर वही है जो पहले बता दिया, उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीत। तो ये बेसिकली जो है ना वो 8 से 9 हेडिंग्स जो है ना वो मैक्सिमम आपकी बन जाएंगी। और इतनी ही हमारी CSS का जो पेपर होता है या फिर CSS स्पेशल जो होता है उसकी लेंथ जो होती है ना पंजाबी के लिए वो इनफ होती है। अब जो इनका कलाम है उनको श्लोक कहते हैं।